दोस्तों, आप भी अपनी कहानी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर या कमेंट सेक्शन पर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम लेकर आते हैं आपको सबसे रोमांचक और डरावनी कहानियां। आज हम सुनेंगे पुराने घर की भूतनी की कहानी, एक ऐसी रहस्यमय और डरावनी दास्तान जो आपकी रूह तक हिला देगी। तो लगाइए अपनी हेडफोन, बैठ जाइए आराम से और तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जहां डर और सच्चाई के बीच की दीवार बहुत पतली है। चलिए शुरू करते हैं। शहर से दूर एक सुनसान इलाके में बसी थी वो हवेली जिसे लोग कोठी वसी कहते थे। वक्त ने उस मकान के नक्श ओ नुक्श तक मिटा दिए थे, पर कहते हैं कि उस जगह के सन्नाटे में एक आवाज आज भी गूंजती है। किसी औरत की सिसकियां, किसी की चीखें और कभी कभी किसी के हंसने की खौफनाक गूंज। रईस मियाँ का खानदान इस हवेली में 3 नस्लों तक रहा था, लेकिन फिर अचानक सबने शहर छोड़ दिया। लोग कहते थे कि रईस मियाँ की छोटी बहू रुबीना, जिसकी शादी के कुछ ही महीने हुए थे, एक रात अचानक गायब हो गई थी। तब से इस हवेली को किसी ने हाथ तक नहीं लगाया। कहानी की शुरुआत होती है साहिर नाम के एक नौजवान से, जो शहर में पुरानी हवेलियां और विरासती मकानों की तस्वीरें खींचता था। एक रोज उसे इंटरनेट पर कोठी वसी की धुंधली तस्वीर मिली। तस्वीर के पीछे लिखा था, अगर हिम्मत हो तो इस हवेली में एक रात गुजार कर दिखाओ। साहिर को चुनौती पसंद थी। उसने अपने कैमरे और कुछ जरूरी सामान बांधा और निकल पड़ा उस कोठी की तलाश में। जब वो वहां पहुंचा तो शाम के साए जमीन पर रेंगने लगे थे। कोठी का दरवाजा जंग लगा हुआ था, पर अजीब बात यह थी कि वो खुद ब खुद चरमराते हुए खुल गया। अंदर हर तरफ धूल थी, टूटी हुई लकड़ी, पुराने पर्दे जो हवा में हिलते हुए किसी साया की तरह लगते थे। पर सबसे ज्यादा खौफनाक थी वो बड़ी सी पेंटिंग जो दीवार पर लटकी थी। एक औरत की तस्वीर जिसकी आंखें ऐसा लगता था जैसे हर कोने को घूर रही हों। साहिर ने पहले फोटो खींचनी शुरू की, लेकिन हर तस्वीर धुंधली आ रही थी, जैसे कोई चीज कैमरे के सामने आकर खड़ी हो जाती हो। उसने एक कमरा खोला जहां बहुत पुराना झूला पड़ा था। अचानक झूला अपने आप हिलने लगा और साथ ही कमरे की दीवारों से किसी के बोलने की आवाज आई, तुम आ गए हो, बहुत देर कर दी तुमने। साहिर का हाथ कांपने लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन झूला अब भी हिल रहा था। तभी उसकी नजर पड़ी उस शीशे पर जिसमें किसी औरत की परछाई थी। लंबा घूंघट, लाल जोड़ा और लहूलुहान आंखें। साहिर ने चीखते हुए उस कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और भागा, पर कोठी के दरवाजे अब बंद हो चुके थे। उसकी सांसें तेज थीं, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। और तभी सीढ़ियों से किसी के उतरने की आवाज आई। हर कदम जैसे उसके सीने पर पड़ रहा हो। और फिर सीढ़ियों से जो आहट आ रही थी वो बहुत धीमी लेकिन भारी थी, जैसे किसी औरत ने भारी पायलें पहनी हो और हर कदम के साथ फर्श कांप रहा हो। साहिर दीवार से लगकर खड़ा हो गया। हाथ में कैमरा अब भी थमा हुआ था, लेकिन अब वो कैमरा एक बेकार सा खिलौना लगने लगा था, क्योंकि उसकी आंखों के सामने कुछ ऐसा आने वाला था जिसे कोई लेंस कैद नहीं कर सकता। तभी उसे सीढ़ियों के मोड़ पर एक लाल साया नजर आया। एक औरत जिसके पांव जमीन को छू ही नहीं रहे थे। उसका घूंघट झुका हुआ था, बाल बिखरे हुए, और उसकी आवाज ऐसी जैसे किसी टूटे हुए वायलिन से आ रही हो। तुम मेरी तस्वीरें लेने आए हो, पर मेरी सच्चाई जानने की हिम्मत है तुम में। साहिर की जुबान जैसे बंद हो चुकी थी। उसने बस सिर हिलाया, न जाने हाँ में या डर में। औरत ने धीरे धीरे अपना घूंघट उठाया। उसका चेहरा अधजला हुआ था, जैसे किसी ने उस पर उबलता पानी फेंक दिया हो। एक आंख गायब थी और दूसरी में
लाल रोशनी थी जो सीधी साहिर के दिल में उतरती जा रही थी। मैं रुबीना हूं, उसने कहा, रईस मियाँ की वो बहू जिसे दहेज के लिए जिंदा जला दिया गया। उन्होंने मुझे इसी हवेली में कैद किया और जब मैं उनके बच्चे को जनने वाली थी उन्होंने मुझे आग में फेंक दिया। अब मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगी जब तक मेरी मौत का हिसाब ना लिया जाए। साहिर पीछे हटने लगा पर दरवाजा अब भी बंद था। तभी वो औरत हवा में उड़ती हुई उसके पास आई और उसके माथे पर उंगलियां रख दी। एक झटका सा लगा और अचानक साहिर को एक अलग ही दुनिया दिखने लगी। कमरे में धुंध थी और सामने एक लड़की को बांधकर जंजीरों में डाला गया था। चारों ओर लोग खड़े थे, रईस मियाँ, उनकी बीवी और कुछ अजनबी चेहरे। सबकी आंखों में लालच और नफरत थी। फिर किसी ने पेट्रोल डाला और आग लगा दी। ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा नहीं था, अब देखा। साहिर की आंखों से आंसू बहने लगे। रुबीना की आत्मा ने कहा, अब तू मेरा गवाह है, जा इस जुल्म की कहानी दुनिया को सुना। पर अगर तूने मुझे धोखा दिया तो मैं तुझे वहीं पहुंचा दूंगी जहां आज तक कोई नहीं लौटा। इतना कहकर वो साया गायब हो गया। दरवाजा अपने आप खुल गया। साहिर बाहर भागा जैसे जिंदगी की आखिरी दौड़ हो। हवेली के बाहर पहुंचते ही उसे एहसास हुआ कि रात अब भी वैसी ही ठहरी हुई है जैसे वक्त उस कोठी के अंदर कुछ पल के लिए रुक गया था। कुछ दिनों बाद साहिर ने वो सारी तस्वीरें और रुबीना की कहानी एक डॉक्यूमेंट्री में पेश की। इंटरनेट पर वो वायरल हो गई। लोग हैरान रह गए कि एक फोटोग्राफर ने एक मरी हुई औरत की चीख दुनिया तक पहुंचाई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एक रात साहिर अपने घर में बैठा डॉक्यूमेंट्री का दूसरा हिस्सा एडिट कर रहा था। तभी कंप्यूटर स्क्रीन पर एक औरत का चेहरा उभरा, वही अधजला चेहरा और एक संदेश। एक और राज बाकी है, कोठी की तहखाना अब भी बंद है और मेरी हड्डियां वहीं दबी हैं। साहिर की उंगलियां कीबोर्ड पर जम गईं। स्क्रीन पर रुबीना का चेहरा कुछ सेकंड्स तक टिका रहा, फिर अचानक गायब हो गया। मगर स्क्रीन पर एक पुराना नक्शा नुमाया होने लगा, कोठी वसी का फर्शी नक्शा, और उस नक्शे के एक कोने में लाल रंग से लिखा था, जमीन के नीचे जो छुपा है वही आखिरी जवाब है। साहिर ने उस नक्शे की स्क्रीनशॉट ली, लैपटॉप बंद किया और अपने बैग में एक छोटा फावड़ा, टॉर्च और रिकॉर्डिंग डिवाइस रखा। अब की बार वो अकेला नहीं जाना चाहता था। उसने अपने दोस्त आमिर को बुलाया जो पैरानॉर्मल स्टडीज का स्टूडेंट था। आमिर ने साहिर की बातें पहले तो मजाक समझी, लेकिन जब उसने स्क्रीन की रिकॉर्डिंग देखी तो उसका चेहरा भी सफेद हो गया। अगर ये तहखाना सच में है तो वहां कुछ न कुछ ऐसा जरूर मिलेगा जो इन सब घटनाओं की जड़ है, आमिर ने कहा। अगली रात दोनों दोस्त दोबारा उसी कोठी पहुंचे। हवेली अब और ज्यादा वीरान लग रही थी, जैसे उसकी दीवारें भी सांसें ले रही हों और हर ईंट उन दोनों को घूर रही हो। नक्शे के हिसाब से तहखाना रसोई घर के नीचे था। जमीन थोड़ी सी खोदने पर लकड़ी का फर्श दिखाई दिया और फर्श के नीचे एक पुराना लोहे का दरवाजा। दरवाजे पर ताले नहीं थे, मगर उस पर कुछ उर्दू में लिखा था, जैसे किसी पुराने खून से, जिसने इस रहस्य को जगाया वो जिंदा न बचेगा। आमिर ने दरवाजा खोला तो एक बदबू का झोंका बाहर आया, सड़ी हुई मांस और सीलन की मिलीजुली बू। नीचे उतरती सीढ़ियां बहुत संकरी थीं और हर सीढ़ी पर धूल, खून के निशान और जले हुए कपड़ों के टुकड़े फैले हुए थे। जब वो दोनों तहखाने के अंदर पहुंचे तो दीवारों पर टांगे हुई तस्वीरें दिखीं। औरतों की तस्वीरें जिनके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। हर तस्वीर के नीचे नाम और तारीखें लिखी थीं। पहली तस्वीर, रुबीना 1987।
फिर दूसरी नाजिया 1989, तीसरी शबीना 1973। ये सब कौन थी? आमिर ने कांपती आवाज में पूछा। शायद रईस मियाँ की बहुएं या फिर वो औरतें जो यहाँ लाई गई थीं। साहिर की आंखों में गुस्सा और खौफ का अजीब सा मेल था। तभी तहखाने के एक कोने से किसी के रोने की आवाज आई, बहुत धीमी, बहुत टूटी हुई। दोनों ने टॉर्च उसोर की तो वहां एक पुराना संदूक रखा था। संदूक पर मोटी जंजीरें थीं, लेकिन अंदर से किसी चीज के खिसकने की आवाज आ रही थी। साहिर ने डरते हुए जंजीरें खोली और जैसे ही संदूक खुला, उसके अंदर से एक धुआं सा उठा और हवेली की दीवारें हिलने लगीं। एक औरत की चीख गूंजी। वो चीख इतनी तीखी थी कि दोनों को अपने कान बंद करने पड़े। तुमने मेरी हड्डियां छेड़ दी, अब ये हवेली हमेशा के लिए जाग गई है। एक गूंजती हुई आवाज ने तहखाने को थर्रा दिया। संदूक के अंदर एक औरत की खोपड़ी थी, उसके साथ एक डायरी और कुछ राख। साहिर ने डायरी निकाली जिस पर लिखा था रईस मियाँ का काला सच। जैसे ही उसने पहला सफ़ा खोला, हवेली की बत्तियां अपने आप जल उठी जो सालों से बंद थीं। तहखाने में अब हवा नहीं बल्कि कोई मौजूदगी महसूस हो रही थी। डायरी में लिखा था, हर साल एक नई दुल्हन, हर दुल्हन एक कुर्बानी। हवेली के नींव में है एक जिन्न जो रईस मियाँ को दौलत देता था, बदले में औरतों की जानें मांगता था। रूबीना ने बगावत की, इसलिए उसे जिंदा जला दिया गया। साहिर की उंगलियां थरथराने लगीं। आमिर ने कहा, अगर ये सब सच है तो हमें अब वापस नहीं जाना चाहिए। ये हवेली अब हमें जाने नहीं देगी। और फिर पीछे से किसी ने कहा, तुम बहुत देर कर चुके हो। पीछे से आई उस आवाज ने जैसे दोनों की रूहें जमा दी। साहिर ने धीरे धीरे गर्दन घुमाकर देखा। वहां कोई नहीं था, मगर वो सर्द सांसें जो अब उसकी गर्दन को छू रही थी, किसी मौजूदगी की गवाही दे रही थी। तहखाने की दीवारों पर छायाएं चलने लगीं, जैसे कोई पुराना नाटक दोबारा खेला जा रहा हो। अचानक से हवेली की दीवारें कांपने लगीं और तहखाने का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। आमिर ने लपककर बाहर जाने की कोशिश की, मगर दरवाजा जैसे लोहे की सिल बन चुका था, हिलाना भी नामुमकिन। वो हमें बाहर नहीं जाने दे रही, हमें कुछ करना होगा। साहिर ने बेताबी से डायरी के पन्ने पलटने शुरू किए। एक पन्ने पर लिखा था, जिस दिन आखिरी गवाह इस तहखाने में दाखिल होगा, उस दिन ये हवेली खुद अपना राज खोलेगी। लेकिन अगर गवाह डर गया तो हवेली उसका नाम भी मिटा देगी। आमिर ने कांपती आवाज में कहा, मतलब तू वो आखिरी गवाह है? साहिर कुछ बोल ही रहा था कि तहखाने की दीवारों में दरारें पड़ने लगी और एक औरत की चीख हवा में घुल गई। मैं अब आजाद होना चाहती हूँ, मेरी हड्डियों को मिट्टी दो, मुझे इस जलती हुई हवेली से मुक्ति दो। साहिर समझ गया कि उसे रुबीना की राख को दफन करना होगा। उसने फौरन फावड़ा उठाया और तहखाने के एक कोने में गड्ढा खोदना शुरू किया। आमिर टॉर्च पकड़े खड़ा रहा, लेकिन उसकी आंखें अब भी हर कोने में मंडरा रही परछाइयों को ढूंढ रही थीं। जैसे ही साहिर ने राख और खोपड़ी उस गड्ढे में रखी और ऊपर मिट्टी डालने लगा, एक जोरदार धमाका हुआ। पूरा तहखाना नीले उजाले से भर गया। हर तरफ औरतों की चीखें और हंसी एक साथ गूंजने लगी। ऐसा लगा जैसे वक्त खुद भी उस तहखाने में बंधा हुआ हो और अब टूटने लगा है। साहिर और आमिर जमीन पर गिर पड़े। दोनों की आंखें बंद थीं, मगर दिमाग में आवाजें अब भी तैर रही थीं। जब दोनों को होश आया, वो तहखाने के बाहर हवेली के आंगन में पड़े थे। सुबह हो चुकी थी। सूरज की पहली किरणें हवेली की दीवारों पर पड़ रही थीं, मगर अब हवेली वैसी नहीं रही थी। उसका रंग उतर गया था, दीवारें दरक चुकी थीं और अंदर से आग की बू अब भी महसूस हो रही थी। साहिर ने धीमे से कहा, शायद
अब वो आज़ाद है। आमिर खड़ा हुआ, मगर उसकी आंखें अब भी बुझी हुई थीं। ये सब इंसान के लालच की वजह से हुआ है ना? अगर रईस मियाँ ने वो सौदा ना किया होता। साहिर ने गर्दन हिलाई। मगर कहानी अब भी पूरी नहीं हुई। डायरी के आखिरी पन्ने पर एक नाम लिखा था, जीनत, और तारीख 2024। आमिर की सांस रुक गई। ये तो इस साल की तारीख है, क्या कोई और भी आने वाला है? साहिर ने धीमे से कहा, या फिर कोई पहले ही आ चुका है। तभी उनके मोबाइल पर एक अजनबी नंबर से कॉल आया। स्क्रीन पर सिर्फ एक शब्द था, जीनत। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। कॉल रिसीव करते ही एक जानी पहचानी आवाज आई, हवेली ने मुझे बुलाया है। मैं भी वही देखना चाहती हूं जो तुमने देखा, लेकिन मैं रुकूंगी नहीं। मैं जवाब लेकर ही लौटूंगी। कॉल कट गया। अब ये सिर्फ रुबीना की कहानी नहीं थी, अब ये एक नई रूह की दस्तक थी। शाम ढलते ही हवेली के आसपास की हवाएं और भारी हो गई थीं। नीले आसमान पर अजीब से बादल मंडरा रहे थे और परिंदों ने उड़ना छोड़ दिया था। सड़क के किनारे एक ऑटो रुका और उसमें से एक लंबी सादी सलवार कमीज पहने, सिर पर दुपट्टा ओढ़े लड़की उतरी। वो थी जीनत। उसकी आंखों में वो जिज्ञासा थी जो एक पत्रकार की होती है, लेकिन दिल में एक बेचैनी भी थी जो उसकी नींदें छीन चुकी थी। वो रुबीना की डॉक्यूमेंट्री देखकर ना सिर्फ परेशान हुई थी, बल्कि उसे ऐसा लगा था जैसे किसी ने उसे आवाज दी हो। अब वो उस आवाज का पीछा करते हुए उसी कोठी के सामने खड़ी थी। कोठी वसी अब एक वीरान ढांचा बन चुकी थी, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जो आज भी बुलाता था। जीनत ने कैमरा निकाला, रिकॉर्डिंग ऑन की और धीमे कदमों से आगे बढ़ी। दरवाजा झंग लगा था, मगर बिना किसी जोर के अपने आप खुल गया, जैसे हवेली खुद जीनत को अंदर बुला रही हो। जैसे ही उसने पहला कदम अंदर रखा, उसे अपने कानों में किसी के सिसकने की आवाज आई। वो रुक गई, चारों ओर देखा। फर्श पर जले हुए कपड़ों की राख अब भी पड़ी थी और दीवारों पर उर्दू में कुछ पुरानी इबारतें। वो लौटेंगी जब इंसाफ अधूरा रह जाएगा। जीनत ने डायरी की फोटो जो साहिर ने अपलोड की थी अपने मोबाइल में फिर से देखी और सीधा रसोई की ओर बढ़ी। तहखाने का दरवाजा अब भी वहीं था, मगर अब उस पर एक नया निशान था। किसी ने खून से एक हाथ का निशान छोड़ा था, बिल्कुल इंसानी हाथ का, पर उंगलियां बहुत लंबी थीं। जैसे ही जीनत ने दरवाजा खोला, नीचे से एक ठंडी सांस जैसे उसके चेहरे से टकराई और वो समझ गई कि अब कोई वापसी नहीं है। सीढ़ियां गीली और फिसलन भरी थीं, लेकिन वो उतरी। हर कदम पर कैमरा रिकॉर्ड करता जा रहा था। नीचे अंधेरा घना था, लेकिन उसकी टॉर्च ने तहखाने की दीवारों पर फिर वही तस्वीरें दिखाईं, रुबीना, नाजिया, शबीना। लेकिन अब एक और तस्वीर जुड़ चुकी थी, जीनत की अपनी। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। ये कैसे हो सकता है? वो बड़बड़ाई। तभी एक धीमी आवाज गूंजी, क्योंकि तू ही है जो आखिरी कुर्बानी बनेगी। जीनत ने टॉर्च उस दिशा में घुमाई जहां से आवाज आई थी। वहां एक परछाई खड़ी थी। उसका चेहरा दिख नहीं रहा था, लेकिन वो इंसान नहीं था। उसके 4 हाथ थे, पीठ झुकी हुई और आंखें जल रही थीं। वो था वो जिन्न जिसकी मांग पर ये सब खेल शुरू हुआ था। रईस मियाँ ने जो सौदा किया था, उसे तू खत्म नहीं कर सकती। हर नई पीढ़ी में एक को तो देना ही होगा। जीनत ने कांपते हुए कहा, नहीं, मैं तुम्हें रोके बिना नहीं जाऊंगी। वो पीछे मुड़ी और तहखाने के एक कोने में पड़ी उस राख को ढूंढा, लेकिन अब वहां राख नहीं थी, बल्कि एक पवित्र ताबीज पड़ा हुआ था। शायद ये रुबीना की आत्मा ने छोड़ा था। जीनत ने ताबीज उठाया और जोर से पढ़ा, या जुल जलाल वल इकराम, हक के नाम पर रुक जा। जिन्न की चीख गूंज उठी। उसकी चमकती हुई आंखें बुझने लगीं
और वो जमीन पर गिर पड़ा। पूरा तहखाना हिलने लगा, दीवारें टूटने लगी और जमीन जैसे फटने लगी। जीनत भागी, लेकिन उसके पीछे से हवा ने जंजीरों की तरह उसे खींचने की कोशिश की। तभी एक औरत की परछाई उसके सामने आई। वो रुबीना थी, इस बार मुस्कुराती हुई। अब तू मुझे मुक्ति देने आई है और खुद को भी बचा सकती है। बस बाहर निकल जा, ये ताबीज लेकर, और मेरी कहानी सबको बता दे। जीनत जैसे ही तहखाने से निकली, दरवाजा जोर से बंद हो गया और उस पल पूरी हवेली में आग लग गई। वो बाहर खड़ी रही, जलती हवेली को देखती रही, और हर उस औरत की चीख अब चुप हो चुकी थी। वो आवाजें जो सालों से इस हवेली में कैद थीं, आज आजाद हो चुकी थीं। जीनत ने अपना कैमरा उठाया और एक आखिरी रिकॉर्डिंग की। ये सिर्फ एक हवेली की कहानी नहीं थी, ये हर उस औरत की चीख थी जिसे दुनिया ने अनसुना किया। अब अगर तुम भी खामोश रहोगे तो अगली तस्वीर दीवार पर तुम्हारी हो सकती है। जीनत ने वो वीडियो पूरे देश में वायरल कर दिया था। कुछ ही दिनों में लाखों लोगों ने कोठी वसी की सच्चाई के नाम से वो क्लिप देखी। मीडिया ने उसे बहादुर पत्रकार का खिताब दिया, मगर जीनत जानती थी जो उसने देखा, महसूस किया, वो सिर्फ एक कहानी नहीं थी, बल्कि अधूरी रूहों का इम्तिहान था। और अब उसकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। वो रातें जब सब सो जाते थे, जीनत की आंखों में नींद नहीं आती थी। हवाओं में फुसफुसाहटें, आईने में परछाइयां और खिड़कियों के बाहर अजीब साए सब फिर से लौट आए थे। उसने लाख कोशिश की खुद को समझाने की कि वो अब मुक्ति पा चुकी है, लेकिन हर रात 3:03 पर उसकी दीवार की घड़ी खुद ब खुद रुक जाती थी। एक रात जब वो अपने कमरे में अकेली बैठी अपनी अगली स्टोरी पर काम कर रही थी, तभी उसके लैपटॉप की स्क्रीन अपने आप ब्लैक हो गई और फिर उसमें एक लाइन उभरी, जीनत, तुमने हमें बताया, अब तुम्हें भी बताना होगा। जीनत सन्न रह गई। तभी स्क्रीन पर एक पुराना चेहरा उभरा। वो थी शबीना, रुबीना की छोटी बहन, जिसकी कहानी उस तहखाने की दीवारों में बंद रह गई थी। मेरी आत्मा अब भी यहाँ है, स्क्रीन पर शब्द उभरते गए। मैंने कभी रईस मियाँ से सौदा नहीं किया, मुझे बस चुप करा दिया गया। मेरी कहानी अभी बाकी है। जीनत। जीनत समझ चुकी थी कि हवेली की आग सिर्फ ऊपर की परत को जलाकर गई है। तहखाने की गहराइयों में अब भी कुछ बाकी है, कोई और राज, कोई और आत्मा जो अब उसे बुला रही थी। दिन सुबह सुबह जीनत एक छोटे से गांव की ओर निकली, जहां रईस मियाँ का पुश्तैनी मकान था। गांव के लोग अब भी उस परिवार का नाम लेने से डरते थे, मगर एक बूढ़ा फकीर उसके पास आया और बोला, तू गई थी उस हवेली में, जो लौटा है उसका वजूद अब इंसान ही नहीं रहा। आप क्या कहना चाहते हैं? जीनत ने पूछा। फकीर ने अपनी कमर से एक पुराना पीला अमलनामा निकाला। ये रईस मियाँ की पहली बीवी का कलमा है, उसने अपने खून से लिखवाया था। ताकत की भूख ने पूरे खानदान को शापित कर दिया। जब तक सबकी कब्रों का नाम सामने नहीं आएगा, तब तक हवेली जलती नहीं, जीती रहेगी। और तू अब उस कहानी की आखिरी वारिस बन चुकी है। जीनत के हाथ कांपने लगे। मतलब अब मुझे सबकी कब्रें ढूंढनी होंगी? नहीं, फकीर ने कहा, तुझे उनके नाम याद दिलाने होंगे, क्योंकि वो सब अब तेरे अंदर है। उसी रात जीनत को सपना आया, लेकिन ये सपना नहीं था। वो उसी तहखाने में थी, मगर इस बार वहां दर्जनों औरतें खड़ी थीं, जलते हुए चेहरों के साथ, हाथों में लहू और आंखों में इंतजार। हमें हमारा नाम लौटा दो, हमें अपनी पहचान दो, वो सब एक स्वर में कह रही थी। जीनत ने देखा, उनके पांव जमीन में धंसे हुए थे और हर किसी के गले में एक रस्सी लिपटी हुई थी। तुम सबका नाम मुझे नहीं मालूम, जीनत ने रोते हुए कहा।
एक औरत ने कहा, तू तो ज़ीनत है ना, तुझे बताना ही होगा, वरना तू भी हमारे साथ यहीं रुक जाएगी। तभी जमीन से एक लंबा आईना उभरा और उसमें ज़ीनत खुद नहीं दिख रही थी। उसकी जगह वहां एक नई आत्मा थी। आंखों में स्याही, होंठों पर खामोशी और पीठ पर जले हुए निशान। आईने से एक आवाज आई, अब तू वो है जो कहानी को खत्म नहीं करेगी, बल्कि अब कहानी तुझसे शुरू होगी। ज़ीनत की आंख खुल गई। उसका शरीर पसीने से तर था। मोबाइल उठाया तो स्क्रीन पर एक नया नोटिफिकेशन था। आपका लाइव सेशन आज रात 3:03 पर सेट किया गया है। दर्शक 0। वो जानती थी ये कोई आम लाइव सेशन नहीं होगा। और अब ज़ीनत अकेली नहीं थी। घड़ी की सुइयां जैसे ही रात के 3:03 पर पहुंची, ज़ीनत का लैपटॉप बिना किसी कमांड के चालू हो गया। कैमरा खुद ब खुद ऑन हुआ, लाइटें मंद हो गईं और उस कमरे में जहां सिर्फ एक इंसान होना चाहिए था, वहां अब कई परछाइयां मंडरा रही थीं। स्क्रीन पर लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्टेड का संदेश उभरा। पहले दर्शक जुड़ा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। कुछ ही सेकंड में व्यूजर्स 666 लिखा आ गया। ज़ीनत का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। स्क्रीन पर एक भी चेहरा नहीं था, सिर्फ नाम। और वो नाम इंसानों जैसे नहीं लगते थे। एक का नाम था नाजिया 8E8, दूसरा रूबीना फायर, फिर शबिना ड्राउंड और बाकी सब ऐसे ही, जैसे ये वो आत्माएं हों जो अब तक इंतजार कर रही थीं। और तभी एक कमेंट आया, अब अपनी बारी बताओ ज़ीनत, तुम क्या देखती हो जब आईने में खुद को देखती हो? ज़ीनत कांपती हुई उठी, कमरे के सामने लगे आईने के पास गई और जैसे ही उसने देखा, आईने में उसका अक्स था ही नहीं। उसकी जगह वहां खड़ी थी एक जली हुई रूह। आंखें कोयले जैसी काली, होंठ सीले हुए और माथे पर वही निशान जो रईस मियां की बीवी के चेहरे पर था। नहीं, ज़ीनत बुदबुदाई, मैं वो नहीं हूं। स्क्रीन पर एक और कमेंट आया, तू अब खुद कहानी है ज़ीनत, तेरा जिस्म बच गया मगर रूह हमारी बन चुकी है। फिर कैमरा झिलमिलाने लगा। स्क्रीन पर ज़ीनत की आंखें लाल हो गईं, उसकी आवाज बदलने लगी। उस सजीव स्ट्रीम में वो अब इंसान नहीं लग रही थी। तुम सब मुझे देख रहे हो पर सुन नहीं पा रहे। अब जो भी ये कहानी देखेगा वो खुद कहानी बन जाएगा। वो शब्द किसी और जुबान से आ रहे थे। कमरे की दीवारों पर खून से उभरते अक्षर अब साफ हो चुके थे। ये कहानी खत्म नहीं होगी जब तक हर दर्शक अपना नाम न खो दे। लाइव स्ट्रीम अपने आप बंद हो गई। उसके अगले दिन पूरे इंटरनेट पर एक ही लिंक वायरल हुआ, कसूर ब्रॉडकास्ट ऑफ ज़ीनत, डोंट वॉच इट 3 AM। मगर इंसानी फितरत जिज्ञासा से भरी होती है। लोगों ने देखा और फिर हर जगह से गुमशुदगी की खबरें आने लगीं। कुछ ने दावा किया कि जो भी ये वीडियो रात 3:03 पर देखता है उसे अगले दिन आईने में अपना अक्स नजर नहीं आता। और कुछ लोगों ने बताया कि आईने में अब कोई और उन्हें घूरता है, ज़ीनत की तरह दिखने वाला कोई। लेकिन असली ज़ीनत कहाँ है, कोई नहीं जानता। कुछ कहते हैं वो अब भी तहखाने में बंद है, कुछ कहते हैं वो अब हर आईने में रहती है। लेकिन जो एक बात पक्की है, कोठी वसी की आग भले बुझ चुकी हो मगर उसकी रूहें अब हर जगह बिखर चुकी हैं। और अगली बार जब आप किसी वीरान हवेली के पास से गुजरे तो जरा ठहर कर देखिए, कहीं कोई आईना आपको देख तो नहीं रहा। दिल्ली की मीडिया इंडस्ट्री में अब ज़ीनत का नाम एक रहस्यमयी दहशत बन चुका था। पत्रकारिता की दुनिया में उसके जैसा कोई और नहीं रहा, न उसके सवालों जैसा असर, न उसकी स्टोरी जैसा डर। मगर असल सवाल ये था कि ज़ीनत अब है कहाँ? कुछ महीने बीत गए। एक दिन आर्या नाम की एक नवयुवती पत्रकार, जिसने ज़ीनत को ही देखकर पत्रकार बनने का सपना देखा था, अपने ऑफिस में बैठी हुई थी जब उसके मेल बॉक्स में एक
अननोन ईमेल आया। सब्जेक्ट था, इफ यू वांट टू नो द ट्रूथ अबाउट जीनत, फॉलो द एशेस। मेल के साथ एक ब्लरी तस्वीर थी। एक पुरानी जली हुई हवेली के सामने खड़ी एक लड़की जो हूबहू जीनत जैसी दिखती थी। आर्या का कलेजा कांप गया। वो समझ गई ये मामला सिर्फ क्यूरियोसिटी का नहीं, अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बनने जा रहा है। उसी रात आर्या बिना किसी को बताए कोठी वसी के खंडहर की ओर निकल पड़ी। उसके पास था एक कैमरा, एक रिकॉर्डर और जीनत का पुराना पॉडकास्ट जो उसने 1000 बार सुना था। जैसे ही वो कोठी के बाहर पहुंची, हवा थम गई। अंधेरे में चमकती हुई खिड़कियां अब खाली नहीं लग रही थी, जैसे कोई हर कदम पर उसे देख रहा हो। वो दरवाजा जो पहले हमेशा बंद रहता था, आज खुद खुल गया। भीतर घुसते ही उसकी रोशनी का कैमरा फड़फड़ाने लगा। रिकॉर्डर ने एक शोर पकड़ा। औरतों की सिसकियां, किसी के चिल्लाने की आवाजें और फिर जीनत की धीमी आवाज, आर्या तुझे नहीं आना चाहिए था, अब तू भी हमारी तरह बन जाएगी। आर्या सहम गई। जीनत तुम हो, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूं। मगर जवाब आया, अब मैं वो नहीं जो तुम जानती थी। अब मैं कहानी का चेहरा नहीं, उसकी परछाई बन चुकी हूं। अचानक हवेली के तहखाने का दरवाजा खुला। वहां से निकलती ठंडी हवा में जले हुए चमड़े की बू थी। आर्या ने अपने कैमरे का लाइट बढ़ाया और नीचे उतरने लगी। हर कदम के साथ जमीन से दर्द भरी आहें उठने लगीं और तब उसे तहखाने की दीवार पर कुछ उभरा हुआ दिखाई दिया। जीनत की एक वीडियो जो किसी पुराने सीसीटीवी कैमरे से रिकॉर्ड की गई थी। वीडियो में जीनत एक लाश के सामने बैठी थी। उस लाश की पहचान शबीना के तौर पर की जा सकती थी। जीनत कुछ पढ़ रही थी, शायद कोई तंत्र। मैं नहीं चाहती थी ऐसा हो, लेकिन उन्होंने कहा था कि अगर मैंने तुम्हारे नाम नहीं दबाए तो मुझे भी कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। वीडियो में जीनत ने खुद अपने हाथों से एक दीवार में शबीना की आत्मा को सील कर दिया था और फिर वो मुस्कुराई थी। अब मैं कहानी बनूंगी, सब मुझे सुनेंगे, लेकिन कोई मुझे पहचान नहीं पाएगा। वीडियो कट गया। आर्या की सांसें थम गईं। तो ये थी जीनत की सच्चाई? उसने खुद से पूछा। नहीं। एक धीमी मगर गहरी आवाज उसके पीछे से आई। वो मुड़ी और देखा, जीनत वहां खड़ी थी, जली हुई परतों की तरह चेहरा, मगर आंखें पहले से ज्यादा जिंदा। ये तो सिर्फ एक हिस्सा था, अब तेरा इम्तिहान शुरू होगा। क्यों? आर्या डरते हुए बोली। क्योंकि अब तू मेरी जगह लेने आई है और इस कहानी को मुकम्मल करने के लिए एक नई रूह की जरूरत है। जीनत ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी हथेली से आग की लपटें निकल रही थीं। चारों तरफ से आत्माएं उठने लगीं। अब तू या तो खुद को भूल जा या इस कहानी का चेहरा बन जा। और फिर तहखाने की दीवारें हिलने लगीं। हर एक आत्मा आर्या को घूर रही थी। फैसला तेरा है। आर्या की आंखों में डर और जिज्ञासा का अजीब सा मिश्रण था। उसने अपने कैमरे को संभाला और तहखाने की गहरी ठंडी हवाओं में कदम बढ़ाए। दीवारों पर जले हुए निशान जैसे चीख रहे हों। हर कदम के साथ जमीन से खून जैसी गंध उठ रही थी। तहखाने के अंत में एक बड़ा सा तांत्रिक खड़ा था, जिसकी आंखों में किसी तरह की अजीब सी चमक थी। उसने आर्या की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम जीनत की कहानी को पूरा करना चाहती हो, लेकिन इस राह में लौटना आसान नहीं। आर्या ने हिम्मत जुटाई। मुझे पता है, मैं उसकी आत्मा को आज याद कराना चाहती हूं। मुझे मदद करो। तांत्रिक ने अपने पास रखे एक पुरानी किताब निकाली और फुसफुसाया। ये किताब तुम्हें वो रहस्य बताएगी जो हवेली के अंधेरों में छुपा है, पर एक शर्त है, तुम्हें वो रहस्यों का सामना करना होगा जो तुम्हारी हिम्मत से बाहर हो सकते हैं। आर्या ने किताब हाथ में ली। पन्ने पलटते ही उसे एहसास हुआ कि ये कोई
सामान्य किताब नहीं थी। इसमें हवेली की हर एक आत्मा की कहानी, उनके दर्द और उनके बंदिशों के बारे में लिखा था। अब तुम्हें तय करना होगा, तांत्रिक बोला। क्या तुम तैयार हो उस सच्चाई को जानने के लिए जो तुम्हारे होश उड़ाने वाली है? आर्या ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, मैं तैयार हूं। और उस किताब के साथ आर्या ने अपनी आखिरी और सबसे डरावनी यात्रा शुरू की, हवेली के उन रहस्यों की जो कभी उजाले में नहीं आए। जैसे जैसे आर्या ने किताब के पन्ने पलटे, उसे हवेली के भूतिया इतिहास के अजीब अजीब किस्से मिले। वहां लिखा था कि यह हवेली कभी एक अमीर जमींदार की थी जिसका नाम रईस मियां था, लेकिन उसके औरतों के साथ जो जुल्म हुए, उसकी कहानियां अब भी इस हवेली की दीवारों में गूंजती थीं। एक कहानी में बताया गया था कि रईस मियां की बीवी शबीना, जिसकी आत्मा जीनत ने तहखाने में सील की थी, असल में हवेली के अंदर छिपे एक बड़े रहस्य की छापी थी। रईस मियां ने अपनी बीवी को एक भयंकर तंत्र क्रिया के जरिए हवेली में कैद कर दिया था ताकि उसकी आत्मा कभी बाहर न निकल पाए। लेकिन शबीना ने अपनी आत्मा को बचाने के लिए जीनत को चुना था ताकि वह इस बंदिश को तोड़ सके। आर्या ने गहरी सांस ली। यह जानना कि जीनत सिर्फ एक पत्रकार नहीं थी, बल्कि उसकी जिंदगी एक बड़ी लड़ाई थी, उसे और भी मजबूत बना रहा था। तांत्रिक ने कहा, अब तुम्हें वो जगह दिखानी होगी जहां से ये सारी बंदिशें शुरू हुई, हवेली के सबसे गहरे तहखाने में। आर्या ने अपनी हिम्मत जुटाई और तहखाने के सबसे नीचे की ओर बढ़ी। वहां उसे एक बड़ा, पुराना, जालीदार दरवाजा मिला जिस पर अजीबोगरीब निशान बने थे। उसने अपनी हथेली दरवाजे पर रखी और अचानक एक ठंडी हवा चली, जैसे दरवाजा खुद ब खुद खुल गया हो। दरवाजे के अंदर अंधेरा था, लेकिन आर्या ने अपने कैमरे की लाइट जलाकर कदम बढ़ाए। उस अंधेरे में एक धीमी आवाज गूंजने लगी, तुमने उस रहस्य को जगाया है जो कभी सोया नहीं था। अब तुम्हें इसका सामना करना होगा। आर्या ने हिम्मत से जवाब दिया, मैं तैयार हूं। और तब शुरू हुई हवेली की सबसे खौफनाक दास्तान। अंधेरे में कदम बढ़ाते हुए आर्या ने महसूस किया कि हवा में कोई अनजाना सा दबाव है। हर सांस जैसे भारी होती जा रही थी। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं, रईस मियां की, उसकी पत्नी शबीना की और कई अज्ञात चेहरे जिनकी आंखें मानो उसे घूर रही थीं। कैमरे की रोशनी झिलमिला रही थी और कहीं दूर से धीमी बेसुरी हंसी सुनाई दे रही थी। अचानक एक ठंडी आहट ने आर्या को थर्रा दिया। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। फिर भी उसकी पीठ पर मानो किसी की नजर गड़ी हुई हो। तहखाने के एक कोने में एक पुरानी संदूक रखी थी जिस पर जटिल तंत्र के निशान बने थे। उसने संदूक खोला तो अंदर एक टूटा हुआ दर्पण था जिसमें धुंधली परछाई दिख रही थी। जैसे ही उसने दर्पण उठाया, उसकी परछाई में बदलाव आने लगा। वह खुद को नहीं बल्कि शबीना को देख रही थी, जलती हुई, दर्द से कराहती हुई और आंखों में बदले की आग लिए। उसकी आवाज कानों में गूंजने लगी, मुझे मुक्त करो, मुझे न्याय दो। आर्या का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने किताब में लिखा एक मंत्र पढ़ा जो आत्माओं को शांति देने के लिए था। जैसे ही उसने शब्द बोले, तहखाने की दीवारों से अजीब चमक निकलने लगी और एक तेज रोशनी ने पूरे कमरे को भर दिया। आसपास की परछाइयां धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी और शांति का एहसास हुआ। लेकिन तभी तहखाने का फर्श अचानक हिलने लगा। एक बड़ा दरवाजा खुल गया और भीतर से एक छाया निकली, रईस मियां की आत्मा, जो अब बदला लेने के लिए जाग चुकी थी। उसने गहरी आवाज में कहा, जो मेरी बीवी को तंग करेगा उसका अंत करीब है। तुमने आजादी दी तो कीमत भी चुकानी होगी। आर्या ने डर के बावजूद कहा, मैं तुम्हारे अतृप्त आत्मा को न्याय दिलाना चाहती हूं ताकि तुम और शबीना दोनों को शांति मिले। रईस मियां की आत्मा ने गरज कर कहा, तो लड़ाई शुरू होती है और उस क्षण
हवेली में वो भयंकर संघर्ष शुरू हुआ जिसने आर्या की हिम्मत, उसकी आत्मा और उसकी समझदारी की परख की। लड़ाई की शुरुआत तहखाने में हुई, जहां आर्या और रईस मियाँ की आत्मा आमने सामने थे। रईस मियाँ की छाया एक विशाल काला बादल बनकर घूमने लगी और उसकी आवाज गूंजने लगी, तुम इंसान समझती हो कि तुम मेरी हवेली में आकर सब कुछ ठीक कर सकती हो। यहाँ का हर कोना मेरी ताकत से भरा है। आर्या ने अपने हाथ में किताब को मजबूती से थाम लिया और उस तंत्र मंत्र को दोहराने लगी जो आत्माओं को शांत करता है। उसकी आवाज में विश्वास था, पर डर भी था। तेरी जंजीरों को तोड़ने के लिए मुझे तुझसे लड़ना होगा, उसने मन ही मन कहा। उसकी आंखों में आग थी जो रईस मियाँ की छाया को चुनौती दे रही थी। रईस मियाँ की आत्मा ने जमीन को हिला दिया, दीवारें कांपने लगीं और एक भयानक हवा चलने लगी जो सब कुछ घुमाती और ध्वस्त करती चली गई। आर्या ने कदम पीछे हटाए, लेकिन हार नहीं मानी। उसने मंत्र पढ़ना जारी रखा और किताब की चमक से एक उज्जवल प्रकाश फैला। तभी हवेली की छत से एक तेज आवाज आई, जैसे कोई प्राचीन शक्ति जाग रही हो। शबीना की आत्मा जलती हुई परछाई आर्या के सामने आई और कहा, माँ, मेरी जान बचाओ। उसने रईस मियाँ की आत्मा पर मंत्र चलाया और उसकी जंजीरों को धीरे धीरे तोड़ दिया। रईस मियाँ की आत्मा गरजती रही, लेकिन उसकी शक्ति कम होने लगी। आखिरकार एक जोरदार धमाके के साथ रईस मियाँ की आत्मा हवेली से बाहर निकल गई और हवेली में शांति छा गई। आर्या ने सांस ली, थकान और राहत के बीच। उसे पता था कि यह लड़ाई केवल शुरुआत थी, लेकिन उसने एक बड़ा कदम उठा लिया था, पुरानी हवेली की आत्माओं को आजाद करने का। अब हवेली की दीवारों पर से वह काला साया हट चुका था और धीरे धीरे सूरज की पहली किरणें उस डरावनी जगह पर चमकने लगीं। आर्या ने किताब बंद की और एक नई उम्मीद के साथ बाहर निकली कि अब ये कहानी खत्म हो सकती है। आर्या हवेली के बाहर आई तो उसने देखा कि आसमान में हल्की सी धूप निकल रही थी, पर हवेली की दीवारों पर अब भी वो पुरानी स्याही जैसे निशान थे जो इतिहास की गहराइयों को बताने वाले थे। उसने गहरी सांस ली और अपने कैमरे को नीचे रखा। उसने सोचा कि इस कहानी को पूरी दुनिया तक पहुंचाना जरूरी है, ताकि लोग जान सकें कि ये हवेली केवल एक खौफनाक जगह नहीं, बल्कि यहाँ छुपे हुए दर्द और न्याय की भी कहानी है। लेकिन जैसे ही वह अपने कैमरे को बंद कर रही थी, हवेली की खिड़की से एक धीमी सी आवाज आई, एक फुसफुसाहट जो कह रही थी, शुक्रिया, अब हमें शांति मिली है। आर्या ने पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह मुस्कुराई और अपने कदम तेज किए। वह जानती थी कि उसकी जिंदगी अब कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। वह अपने काम में और भी सच्चाई और न्याय लाने के लिए तैयार थी। लेकिन क्या सच में हवेली से सभी आत्माएं मुक्त हो गई थीं? या फिर ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी? आर्या के दिल में ये सवाल रह गए, पर उसने अपने कैमरे को फिर से चालू किया, क्योंकि कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वे बस अगले अध्याय के लिए इंतजार करती हैं। जैसे ही आर्या ने अपने कैमरे की लाइट बुझाई और हवेली से दूर कदम बढ़ाए, एक ठंडी हवा ने उसके बालों को छुआ। पीछे मुड़कर देखा तो हवेली के उस पुराने बड़े दरवाजे पर एक धुंधली परछाई उभर रही थी, पर इस बार वह डरावनी नहीं, बल्कि कुछ कहने जैसी थी। परछाई ने धीमी आवाज में कहा, मैं ज़ीनत हूं, तुम्हारे साथ चलने के लिए धन्यवाद। अब मैं शांति से आराम कर सकती हूँ। आर्या ने एक बार फिर दिलासा पाया। उसने अपने दिल में सोचा कि शायद अब हवेली की आत्माएं सुकून पा चुकी हैं। लेकिन तभी हवेली के ऊपर से अचानक एक तेज गरज सुनाई दी और बादल घिर आए। आसमान में बिजली कड़कने लगी, हवा ने जोर से स्वर बदला और हवेली की छत से कुछ कागज उड़ते हुए बाहर आए। वे उस किताब के पुराने पन्ने थे जिनमें और भी कई रहस्य छुपे थे। आर्या ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की,
लेकिन पन्ने हवा में उड़ते हुए दूर चले गए। एक पन्ना उसकी हथेली पर आकर टिक गया, जिस पर लिखा था, सच्चाई की तलाश अभी खत्म नहीं हुई। उस पन्ने को देखकर आर्या की आंखों में फिर से जिज्ञासा और चुनौती की चमक लौट आई। वह जानती थी कि ये कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। उसने कैमरा उठाया और गहरी सांस लेकर कहा, सच्चाई का सफर जारी रहेगा। और उसी क्षण हवेली की खिड़की में एक नन्ही सी परछाई मुस्कुराई और गायब हो गई, जैसे कोई नई शुरुआत हो रही हो। आर्या ने उस पन्ने को अपने साथ रखा और हवेली से दूर निकलते हुए मन ही मन फैसला किया कि वह इस रहस्य की तह तक जाएगी। उसने सोचा कि यह कहानी सिर्फ जीनत और शबीना की नहीं, बल्कि उन अनगिनत आत्माओं की भी है जो इस हवेली के अंधेरे में फंसी हैं। अगले दिनों आर्या ने अपने कैमरे और किताब के पन्नों की मदद से हवेली के इतिहास पर गहराई से शोध करना शुरू किया। उसने शहर के पुराने अभिलेखों, स्थानीय लोगों से बात की और पुरानी रिपोर्टें पढ़ी। धीरे धीरे उसे पता चला कि हवेली में कई ऐसे लोगों की आत्माएं हैं जिनकी मौतें रहस्यमय थीं और जिन्हें न्याय नहीं मिला था। एक दिन उसे एक बुजुर्ग महिला मिली जो उसी इलाके में रहती थी। उसने बताया, वो हवेली सिर्फ भूतों की जगह नहीं है, बल्कि एक न्याय की जगह है। हर आत्मा को यहां अपनी कहानी सुनानी होती है ताकि दुनिया उन्हें भूल ना जाए। आर्या की हिम्मत और दृढ़ संकल्प और बढ़ गया। उसने ठाना कि वह इन आत्माओं की आवाज बनेगी, उनकी कहानियों को दुनिया के सामने लाएगी। लेकिन वह नहीं जानती थी कि हवेली की परछाइयों में अब भी एक अंधेरी ताकत जाग रही थी जो उसकी हर कोशिश को रोकना चाहती थी। और इस तरह आर्या का सफर अब नए मोड़ पर पहुंचा, एक ऐसी लड़ाई में जहां केवल हिम्मत नहीं, बल्कि समझदारी और दिल की गहराई भी जरूरी थी। सच्चाई की खोज अभी बाकी थी और हवेली की परछाइयां अब भी इंतजार कर रही थीं। आर्या ने एक बार फिर से किताब के पन्नों को खोला, जहां रहस्यों के अनगिनत दरवाजे उसके सामने खुल रहे थे। उसने महसूस किया कि हवेली के अंदर जो अंधेरे ताकतें छुपी थीं, वे केवल भूत प्रेत नहीं थीं, वे पुराने गुनाहों की सजीव यादें थीं जो न्याय की मांग कर रही थीं। वह हर रात देर तक जागकर उन कहानियों को सुनती, उन आत्माओं के दर्द को महसूस करती। कई बार उसे लगा कि हवेली की छायाएं उसके साथ बात कर रही हैं, उसकी हिम्मत बढ़ा रही है। पर दूसरी ओर एक अनजानी डर भी था जो उसके दिल में गहराता जा रहा था। एक रात जब वह हवेली के पास थी, अचानक उसे एक धीमी आहट सुनाई दी। पीछे मुड़ी तो एक धुंधली सी परछाई उसके सामने थी जो हाथ फैलाए उसकी मदद मांग रही थी। मदद करो। उस आवाज में दर्द था, हमारे लिए न्याय लाओ। आर्या ने मन में ठाना कि चाहे जितनी भी मुश्किलें आए, वह इस न्याय की लड़ाई से कभी पीछे नहीं हटेगी। उसकी हिम्मत में अब एक नई ताकत आ गई थी, न सिर्फ सच जानने की, बल्कि उसे सबके सामने लाने की। और इसी विश्वास के साथ आर्या ने अपने कैमरे को फिर से चालू किया, तैयार होकर अगली कहानी के लिए। क्योंकि हवेली की परछाइयों का सफर अब भी खत्म नहीं हुआ था। जैसे जैसे आर्या ने हवेली के रहस्यों की गहराई में कदम बढ़ाए, उसने महसूस किया कि यहाँ की आत्माएं सिर्फ अतीत की बंदिशें नहीं थीं, बल्कि उन लोगों की आवाज थी जिनकी कहानियां अधूरी रह गई थीं। उसकी हर खोज के साथ एक नया सच उभरता गया जो उसके दिल को झकझोर देता था। एक दिन हवेली के पुराने दस्तावेजों में उसे एक ऐसा नाम मिला जिसे वह कभी भूल नहीं पाई, रफीका, जो रईस मियाँ का सबसे भरोसेमंद सेवक था। दस्तावेजों में लिखा था कि रफीका ने कई बार रईस मियाँ के अत्याचारों को छुपाने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार उसने सच सामने लाने का फैसला किया। आर्या ने सोचा कि अगर वह रफीका की कहानी जान पाए तो हवेली की पूरी सच्चाई सामने आ सकती है। वह रफीका के परिवार से मिलने गई, जो आज भी उस इलाके में रहता था। जब उसने रफीका के पोते से बातचीत की
तो उसे पता चला कि रफीका ने अपनी जिंदगी खतरे में डालकर कई दस्तावेज छुपा रखे थे जो हवेली के अंदर कहीं दफन थे। आर्या की हिम्मत और जिज्ञासा चरम पर थी। उसने तय किया कि वह उन दस्तावेजों को खोजेगी, चाहे इसके लिए उसे कितना भी खतरा क्यों ना उठाना पड़े। और इस नए मोड़ के साथ हवेली की कहानी एक नई दिशा लेने लगी, जहां सच्चाई की लड़ाई में अब और भी बड़े राज उजागर होने वाले थे। जैसे ही आर्या हवेली के उन पुराने दरवाजों को धकेल कर अंदर दाखिल हुई, ठंडी हवाओं का झोंका उसके चेहरे से टकराया। दीवारों पर जमी धूल और मकड़ी के जाले पूरे माहौल को और भी डरावना बना रहे थे। कदमों की आवाज गूंज रही थी, मानो हवेली के कोने कोने में सैकड़ों सालों की कहानी छुपी हुई हो। आर्या ने अपने कैमरे को चालू किया और हर कोने की तस्वीरें लेने लगी। वो जानती थी कि ये जगह सिर्फ एक खतरनाक मकान नहीं, बल्कि कई अनसुलझे राजों का घर थी। उसकी हर सांस जैसे उन भूतपूर्व सदस्यों की चुप्पी को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। तभी उसके कानों में कहीं से धीमी धीमी आवाज आई, एक ऐसी आवाज जो आधी बात कहती और फिर खो जाती। उसकी रूह कांप उठी, पर जज्बा मजबूत था। उसने धीरे से कहा, कौन है वहां? देखो खुद को। कोई जवाब नहीं आया, बस हवेली की दीवारों से हल्की हल्की सरसराहट होती रही। आर्या ने किताब से एक तंत्र मंत्र पढ़ना शुरू किया, ताकि जो भी शक्ति यहां है वह उसे डराए नहीं बल्कि सच बताए। जैसे जैसे वह मंत्र पढ़ती गई, हवेली के अंदर की अंधेरे छायाएं जोर से हिलने लगीं और अचानक एक पुरानी तस्वीर दीवार से गिर पड़ी। तस्वीर में एक महिला थी जिसकी आंखें घूर रही थीं, शबीना, जो रईस मियां की बीवी थी। आर्या के दिल में एक अजीब सी हलचल हुई। उसने महसूस किया कि ये कहानी सिर्फ डर की नहीं बल्कि दर्द और बदले की भी है। जैसे ही वह और गहराई में गई, उसे पता चला कि हवेली में एक तहखाना भी है जहां कई अनदेखी ताकतें छुपी हुई हैं। वहां जाने की हिम्मत जुटाते हुए आर्या ने अपने दिल को कस लिया कि सच चाहे जो भी हो वह सामने लाएगी। जैसे आर्या ने तहखाने की गंदी सीढ़ियों की ओर कदम बढ़ाए, ठंडी हवा ने उसके शरीर को हिला दिया। हर कदम पर जमीन से अजीब आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई पुरानी आत्मा उसे रोकना चाहती हो। तहखाने का दरवाजा भारी और जंग लगा हुआ था, लेकिन उसका मन मजबूत था। उसने दरवाजा धीरे से खोला और अंदर झांका। अंधेरे में उसकी आंखें धीरे धीरे समेटी गईं। एकदम से वहां एक पुरानी मेज पर किताबें बिखरी हुई थीं, जिन पर जमी हुई धूल ने उनकी उम्र का पता दिया। एक किताब पर उसका ध्यान गया। उस पर लिखी थी रईस मियां का रहस्य। उसने किताब को उठाया और पन्ने पलटना शुरू किए। हर पन्ने पर एक नई कहानी, एक नई घटना थी। पता चला कि रईस मियां ने अपने जीवन में कई लोगों के साथ अन्याय किया था और उनकी आत्माएं इस हवेली में फंसी थीं। किताब में लिखा था कि रईस मियां की आत्मा हवेली की रक्षा के लिए बंधी हुई थी और जो भी उसकी कहानी बताएगा उसकी आत्मा को मुक्ति मिलेगी। आर्या ने महसूस किया कि उसे इस कहानी को आगे बढ़ाना होगा, लेकिन उसके सामने एक बड़ा खतरा था, रईस मियां की आत्मा, जो हर कदम पर उसे रोकने की कोशिश करेगी। तभी तहखाने की एक दीवार से अचानक ठंडी हवा निकलने लगी और उस पर एक खून के दाग जैसे निशान उभर आए। उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, मैं डरने नहीं वाली, सच को सामने लाना है। तभी उसके कानों में एक धीमी आवाज गूंजने लगी, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आर्या का दिल तेजी से धड़कने लगा, पर उसने किताब को मजबूत पकड़ लिया। उसके आगे की लड़ाई सिर्फ सच की नहीं बल्कि अपनी हिम्मत की भी होगी। आर्या ने तहखाने की ठंडी घुटन भरी हवा में गहरी सांस ली और आखिरी बार उस पुरानी किताब को खोला। पन्नों पर लिखी हर बात उसकी हिम्मत को और मजबूत कर रही थी। अब वह जान चुकी थी कि रईस मियां की आत्मा हवेली में क्यों फंसी थी।
उसके अंधेरे कारनामों का हिसाब मांगने के लिए। हवेली के सबसे गहरे कमरे में पहुंचकर, जहां रईस मियाँ की तस्वीर टंगी थी, आर्या ने उस जगह को अपने कैमरे में कैद किया। अचानक कमरा ठंडा हो गया और हवा में एक साया प्रकट हुआ। रईस मियाँ की आत्मा ने अपने गुस्से और पछतावे के साथ आर्या का सामना किया। आर्या ने डर को पीछे छोड़ते हुए कहा, तुम्हें न्याय मिलेगा। तुम्हारी गलतियों का हिसाब तुम्हें देना होगा ताकि यह हवेली और यहां फंसी आत्माएं आजाद हो सके। रईस मियाँ की आत्मा कुछ पल के लिए स्थिर रही, फिर एक धीमी आहट के साथ गायब हो गई। उसी वक्त हवेली की दीवारों से अंधेरे बादल छंटने लगे और हवा में से शांति का एहसास फैलने लगा। आर्या ने महसूस किया कि यह लड़ाई खत्म हो चुकी है। वह बाहर आई तो सूरज की पहली किरणें हवेली पर पड़ रही थीं। जैसे नई शुरुआत का पैगाम लेकर उसने कैमरा बंद किया और मुस्कुराते हुए कहा, यह कहानी खत्म नहीं, बल्कि एक नए सफर की शुरुआत है। अभी हवेली डर का नहीं, सच्चाई का घर है। और इस तरह पुरानी हवेली की भूतनी की कहानी ने अपनी मंजिल पा ली। एक ऐसी कहानी जो डर, न्याय और मुक्ति की थी और जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। धन्यवाद दोस्तों, हमारे साथ इस डरावनी कहानी के सफर में जुड़ने के लिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप आगे भी ऐसी रहस्यमय और रोमांचक कहानियां सुन सकें। अपने डर को मात दीजिए और याद रखिए, सच हमेशा डर से बड़ा होता है। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए